तो हम पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर में आ चुके हैं। अब हमने पीछे देख लिया था कि हमारा सेक्शन जो है उसमें रिक्वायर्ड डेप्थ हमारी ज़्यादा आ गई थी, प्रोवाइडेड डेप्थ से हमें वो नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पर एक ट्रायल डेप्थ अज्यूम करते हैं 500 mm की, क्योंकि हमने देखा था कि हमारा L/D 20 के बराबर था, जहाँ पर हमारा D 300 mm आया था। तो अब हम जो भी ट्रायल डेप्थ लेंगे वो 300 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर 500 mm की ट्रायल डेप्थ लेंगे। तो B मैंने आपको पहले ही बोल दिया, पोर्ट्रेट मोड में हम कंसिडर करते हैं B D/2 के बराबर है। सो 500/2 250 mm के बराबर आ जाएगा हमें। तो इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पर हम D लेंगे, 500 माइनस कवर रखेंगे 50, तो दैट इज 450 mm। ओके, इफेक्टिव स्पैन जैसे हमने लिया था इससे पहले वैसे यहाँ पर भी लेंगे 6 मीटर्स का। ठीक है, वो दो कंडीशंस चेक करेंगे, क्योंकि वो पहले कर दिया है हमने, यहाँ पर फिर से हम वो नहीं करेंगे। फिर से यहाँ पर डिजाइन लोड एंड पैक्टेड मोमेंट वैसे ही निकालना है जैसे इससे पहले निकाला। ठीक है, कैसे? अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो हम कर लेते हैं। सेल्फ वेट ऑफ द बीम, यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा? यहाँ पर हमारी डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे। यूनिट वेट तो 25 ही है आरसीसी का, बी हमने यहाँ पर 250 ले लिया, हो गया 0.25, और कैपिटल डी हमारा 0.5 है, तो ये आ जाएगा हमारा 3.125 किलो न्यूटन मीटर। तो यह आ गया हमारी सेल्फ वेट ऑफ द बीम। इम्पोज लोड तो वही का वही है, 15 किलो न्यूटन पर मीटर। टोटल लोड हमारा आ जाता है 18.125 किलो न्यूटन पर मीटर। तो डिजाइन लोड जो है हमारा मल्टीप्लाई करेंगे टोटल लोड को 1.5, वो इतना आ जाता है हमारा 27.2 किलो न्यूटन मीटर। ध्यान रहे यूनिट्स का, और हमें यूडीएल में लेना है, क्योंकि वहां से हमें क्वेश्चन में यूडीएल ही देखे हैं। तो मोमेंट फिर से अगेन WL²/8, तो वो जब सारे वैल्यूज पुट कर लेंगे 122.3 किलो न्यूटन मीटर, या फिर 122.3 × 10⁻⁶ न्यूटन mm। ऑलराइट, इसके बाद अब यहाँ पर भी अब हमें क्या करना है? इफेक्टिव डेप्थ हमें इवैल्यूएट करनी है। फिर से हम RU का देखेंगे, RU का वैल्यू देखेंगे क्या है। RU का वैल्यू वही आएगा, क्यों? सब कुछ कांस्टेंट है, FCK कांस्टेंट है, XUmax/D कांस्टेंट है, तो इसमें हमारी डेप्थ चेंज करने से RU पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो सब कुछ कांस्टेंट ही है। लेकिन अब जब हम डेप्थ इवैल्यूएट करेंगे बाय दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से जब मैं अब डेप्थ इवैल्यूएट करूंगी तब मेरी कुछ फर्क आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें मोमेंट चेंज आ गया और इसमें मेरा एक डायमेंशन का चेंज आ गया, तो मेरी डेप्थ भी चेंज हो जाएगी। तो ये देख लीजिए आप, ये रिक्वायर्ड डेप्थ मोमेंट 122.3 जो अभी हमने इवैल्यूएट कर दी, RU 3.45 वही का वही, B का वैल्यू सिर्फ 250 आ जाएगा। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, ऊपर भी mm है नीचे भी mm है, तो ये मेरा 376 mm आ गया। ये देख लीजिए आप, मैंने डेप्थ जो प्रोवाइड की थी, जो मैंने प्रोवाइड डेप्थ की थी वो थी 450, क्योंकि मैंने ट्रायल सेक्शन अज्यूम किया था 500 mm का, उसमें मैंने कवर को माइनस कर दिया, तो मेरी इफेक्टिव डेप्थ प्रोवाइडेड 450 आ रही थी, और जब मैंने इवैल्यूएट कर दी रिक्वायर्ड डेप्थ वो आ रही है 376। ये सेक्शन जब मेरा बन जाएगा, ये अंडर रेनफोर्स बन जाएगा, जो कि हम चाहते थे। गुड, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। ग्रेट। सिंस द डेप्थ ऑफ द सेक्शन इज मोर देन दैट रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन, द सेक्शन इज डिजाइन्ड एज एन अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ये भी आप देख लो कि अगर आपको ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाते, DP इज इक्वल टू DR, ये दोनों वैल्यूज अगर आपको इक्वल आ जाते तो वो बैलेंस्ड सेक्शन था। लेकिन ऐसा बहुत कम, बहुत रेयर होता है हमारे साथ, हमें या तो ज्यादा आएगा या तो कम आएगा। तो यहाँ पर चूंकि हमारा प्रोवाइडेड वैल्यू ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब हमारा सेक्शन जो है वो अंडर रेनफोर्स्ड है। ठीक, क्योंकि हमने हमारी रिक्वायरमेंट 376 की ही है, लेकिन हम प्रोवाइड कर रहे हैं 450, मतलब हमारा सेक्शन अंडर रेनफोर्स्ड है। फाइन। अब यहाँ पर जो ये वाला स्टेप मैंने किया है, ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये सिर्फ थोड़ा एक एडवांस्ड स्टेप है, लेकिन एग्जाम में इतना करने की आपको टाइम मिलेगा नहीं, तो आप यहाँ वहां पर स्किप करोगे। लेकिन यहाँ पर मैं बताती चलती हूँ कि ये है क्या। इसने क्या किया, यहाँ पर हमने सिंपल पहले इफेक्टिव डेप्थ जो ली वो हमने 500 में से -50 कर दिया, तो 450 ले लिया, उस पर हमने सब कुछ चेक कर दिया, बराबर आ गया। ठीक, यहाँ पर अभी थोड़ा मैग्नीफाइड हम जा रहे हैं। कैसे? ये मेरी बीम है, ये मेरे रेनफोर्समेंट है, ये मेरे, अब मैं इसको यहाँ पर मेरा ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट है जो मेरे स्टायरप्स को बांध के रखेगा। ये मेरा स्टायरप है, ये मेरा स्टायरप है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसने इस कंप्लीट डेप्थ में से, दिस इज 500 में से माइनस इसने ये क्लियर कवर किया है। क्लियर कवर अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, अब आपको पता होनी चाहिए। 500 माइनस क्लियर कवर इसने 20 रखा है, 20 mm हमने इधर रख लिया क्लियर कवर, माइनस थिकनेस ऑफ द स्टायरप की थिकनेस कितनी है, या डायमीटर ऑफ द स्टायरप, क्योंकि अगर आप स्टायरप को देखोगे यहाँ से सेक्शन कट के वो सर्क्यूलर होगा, तो उसका डायमीटर माइनस कर दिया, वो हमने 8 mm रखा है स्टायरप का डायमीटर। उसके बाद मैंने आपको इफेक्टिव डेप्थ बोली थी, सेंटर ऑफ दिस बीम तक इफेक्टिव डेप्थ होगी, मतलब और क्या माइनस हमारा हो जाएगा, बार का हाफ, डायमीटर ऑफ द बार का हाफ। तो मैंने बार का डायमीटर 20 डायमीटर बार्स मैंने लिए हैं, तो मैं इस बार के डायमीटर का हाफ लूंगी, वो मेरी इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगी। तो ये तीन चीजें सब्ट्रैक्ट कर ली हैं, वो कुछ 462 आ रहा है हमारा, 462 आ रहा है वो हमारा, मतलब इससे ज्यादा आ रहा है। अगर इस 450 पे हमारा इस सेफ आ गया, मतलब 462 पे भी सेफ आएगा, मींस वी आर ऑन अ सेफर साइड। ठीक है, तो ये आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कीप इट 450, कोई मसला नहीं आएगा, सब कुछ ठीक रहेगा आपका। 462 ले लो, एक एडिशनल स्टेप है, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने असली डिजाइन प्रोसीजर की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। ठीक है, यही चीजें हमें जरूरत होती है, एक डिजाइनर को आना चाहिए एरिया ऑफ स्टील निकालना। ठीक है, इसमें आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है।
एक अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए हम मोमेंट जो है वो इस इक्वेशन से निकालते हैं। तो ये चीज आपको गांठ बांध के रखनी है, ये इक्वेशन आपको जुबानी याद रखनी है, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट विल कम टू योर रेस्क्यू व्हेनेवर यू आर इन क्राइसिस। ठीक है, ये इक्वेशन आपको हर एक चीज देख के निकालेगी, मोमेंट भी निकालेगी, एएसटी भी निकालेगी, डेप्थ भी निकालेगी, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है। इक्वेशन क्या है, mu इज इक्वल टू 0.87 एफ बाई ए एस डी डी 1 माइनस एफ बाई ए एस डी बाई बी डी एफ सी की, ये भी हमारी कोड बुक की इक्वेशन है। ऑल राइट, तो मोमेंट हमने निकाला हुआ है 122.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। ठीक है, 0. यहाँ पर भी जो हमारे 5th सेमेस्टर के पहले स्टूडेंट्स होते हैं बेचारे, इनिशियल डेज में उनको बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर रखें क्या, ये एमएम में रखें, किलो न्यूटन मीटर में रखें। लेकिन ये आप याद रख लो कि ये बाकी सारे कैलकुलेशन जो आप करोगे वो आप एमएम में करो। ठीक है, तो एमयू आप रख लो, ये 122.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, 0.87 वहीं पर रख दो। एफ वाई 415 है हमारा ग्रेड ऑफ स्टील, एएसटी हमें ढूंढना है, डेप्थ 462 इधर रख ली हमने, आप 450 भी रख सकते हो, पैनिक नहीं होना है। 1 माइनस एफ वाई इज 415, एएसटी वहीं पर, बी इज 250, डी इज 462, एफ सी के इज 25। ठीक है, तो दिस इज 122.3। ये सारा जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जो कि कुछ इस तरीके की है, ए एस टी स्क्वायर माइनस 6958.9 ए एस टी, यहाँ पर मुझे स्क्वायर लिखना भूल गया है, दिस इज स्क्वायर। तो इसने फिर क्या किया, पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया 23.97 से, आप ऐसे भी रख सकते हो। तो एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन मुझे मिल चुकी है, ए एस टी स्क्वायर माइनस 6958.9 ए एस टी माइनस 5102211.1 इज इक्वल टू 0। तो जब मैं 5th सेमेस्टर में थी तो ये कैलकुलेटर पे सॉल्व करना आता नहीं था, तो हम क्या करते थे, वो बी इज इक्वल टू कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन बना देते थे, तो आता कुछ नहीं था, आयोटाज में आंसर निकलते थे। बट आप इस कैलकुलेटर से बहुत आराम से ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आपको ऑन कर देना है कैलकुलेटर, मोड सेटअप में चले जाना है, 5 टाइप करना है जहां पर इक्वेशन लिखी है, और हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर दिख रही है मुझे 3, तो 3 में आपको जाना है, ए बी सी का वैल्यू आपको डालना है। सो दिस इज ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स एंड सी। तो ए एक्स स्क्वायर मीन्स ए एस टी स्क्वायर के साथ मेरा 1 है, आई पुट इट एट 1, फिर आप इक्वल दबाओगे। बी है मेरा ए एस टी, दिस इज बी एक्स, एक्स यहाँ पर ए एस टी है, तो इट्स माइनस 6958.9, माइनस 6958.9 equal to, और C is minus 510, this is a constant value, minus 5102211.1, minus 5102211.1 is equal to, तो इसमें मेरे दो वैल्यूज निकलेंगे, एक तो वैल्यू मेरा 7627.79 आ रहा है, दूसरा वैल्यू मेरा माइनस 668 आ रहा है। तो माइनस 668 का वैल्यू मुझे कंसिडर करना नहीं है, यहाँ पर हमारा एक साइन का मिस्टेक हो गया है, हमने माइनस 5102211.1 लिया था, ये माइनस नहीं है, ये प्लस है, क्योंकि ये दो टर्म्स यहाँ जा रही हैं तो इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, ये टर्म अपनी ही जगह है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो हमें फिर से इक्वेशन में डाल देते हैं, इट्स 531 माइनस 6958.9 एंड 5102211.1। तो मेरे दो वैल्यूज आएंगे एएसटी के 6126 एंड 832.8। ठीक है, तो मैं इसमें मिनिमम वैल्यू लूंगी 833 का, तो ये मैंने ले लिया है मिनिमम वैल्यू एएसटी का 833। सो ये कौन सा एएसटी है, दिस इज रिक्वायर्ड एएसटी। तो आपको क्या करना है, जब भी आप एएसटी निकालो तो आपको एएसटी मिनिमम चेक करना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि आपको हमेशा मिनिमम से ज्यादा स्टील प्रोवाइड करना है, मिनिमम से कम नहीं आना चाहिए हमारा स्टील। तो एएसटी मिनिमम हमारा आईएस कहता है, क्लॉज नंबर 26.5.1.1, वो कहता है आप इस इक्वेशन से चेक कीजिए एएसटी। AST minimum divided by BD is equal to 0.85 by FI। B हमारा 250 है, D 462 है, वो इस इक्वेशन में डाल दीजिए, AST minimum आ जाएगा 236 mm स्क्वायर। हमने रिक्वायरमेंट हमारी 833 की है, मीन्स हमने प्रोवाइड 833 यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन मिनिमम 236 है, मीन्स वी आर ऑन द सेफर साइड, तो हेंस ऑल राइट। तो अब हम इसी AST रिक्वायर्ड पे डिजाइन करेंगे। अब हम एरिया, हम 20 mm बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना, एरिया ऑफ 120 mm बार कितना होगा, ये मेरी मान लीजिए 20 mm बार है, तो इसका एरिया कितना होगा, इस सर्कुलर दिख रहा है, तो इट्स पाई बाय 4 इंटू 20 स्क्वायर, दैट इज 314 mm स्क्वायर। नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड कितने हैं, मेरे पास 3 पेन है, 3 पेन है मेरे पास, मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 पेन, 3 इंटू मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 पेन, वो कितना आएगा, एरिया ऑफ दीज ऑल पेन्स, है ना। बिल्कुल इसी तरह नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ 1 बार इज इक्वल टू AST। तो नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू AST डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 बार, एक ही बात है। तो AST हमारा कितना है, 833 डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 बार इज 314, तो मुझे 2.65 बार्स आ रही है। तो यहाँ पर आप देखो, जब आपको कुछ ऐसा मसला आएगा 2.65, 3.25 ऐसा तो कुछ होगा, नंबर ऑफ बार्स कैन नॉट बी 2.65, नंबर ऑफ बार्स कैन नॉट बी इन दीज पॉइंट्स, तो आपको इसको राउंड ऑफ करना है एक पूरा इंटीजर वैल्यू में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक नेचुरल वैल्यू में आपको इसमें ले जाना है, रादर होल वैल्यू नेचुरल वैल्यू में ले जाना है। तो 2.65 आप 3 भी ले सकते हो राउंड ऑफ करके, तो वो लेकिन कन्वीनियंट नहीं होगा, वो वो कन्वीनियंट इसलिए नहीं होगा, अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ बार्स हैं तो आप वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, यहाँ से 2 यहाँ से 1, तो डिस्ट्रीब्यूशन होमोजेनस नहीं होगी। तो आप इवन नंबर लिया कीजिए, सपोज 2.65 अगर आपका आ रहा है 4 लीजिए, तो आप यहाँ से 2 रख सकते हो, यहाँ से 2 बार्स रख सकते हो। ठीक है, so we'll provide 4 bars 20 mm dia at AST provided। इसके बाद अब हमें निकालना है, तो हमने इसको कहते हैं स्पेसिफिकेशन, जो हमने ये लिख दी ना, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या है, अब हमारे इसकी
फ्लेक्सुरल रेनफोर्समेंट की 4 बार्स 20 mm डाया एट सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हम इसमें निकालते नहीं। अगर आप नंबर ऑफ बार्स निकाल रहे हो तो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग नहीं निकालनी है, या तो अगर आप सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग निकालते हो तो नंबर ऑफ बार्स निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद हम एएसटी प्रोवाइडर निकालते हैं। यही फॉर्मूला फिर से नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ बार, और जो मैंने आपको बोला नंबर ऑफ बार्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ वन बार्स इज इक्वल टू टोटल एरिया, है ना। तो एएसटी कितना आएगा, 4 बार्स है मेरे पास, एक बार का एरिया 314 है, तो एएसटी प्रोवाइडेड कितना आएगा मेरा 4 टाइम्स 314, ठीक है। तो यह आ जाएगा मेरा एएसटी प्रोवाइडेड, ये आ गया ना, 4 बार्स हमने ले ली, तो हमारा एएसटी प्रोवाइडेड आता है 1256। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि हमारा प्रोवाइडेड एएसटी रिक्वायर्ड एएसटी से ज्यादा है, तो हम बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। इसके बाद हमारे चेक्स आ गए, तो हमने एएसटी निकाल दिया, अब हमें चेक्स करने हैं। तो चेक्स हमारे ठीक निकलने चाहिए। चेक्स के लिए जब हमारा पहला चेक आ रहा है, चेक फॉर डिफ्लेक्शन, अब डिफ्लेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको परसेंटेज ऑफ स्टील चाहिए डिफ्लेक्शन के लिए। परसेंटेज ऑफ स्टील का क्या मतलब है, आपको परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकलेगा, ये एक फॉर्मूला होती है दैट एएसटी प्रोवाइडेड इज इक्वल टू बीडी इनटू परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है, एएसटी परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ स्टील पर कैसे निकलेगा आपको, एएसटी प्रोवाइडेड डिवाइडेड बाय बीडी इनटू 100। एएसटी प्रोवाइडेड हमारा 1256 निकला, बी हमें 250 है, स्मॉल डी इज डी इफेक्टिव, वो 462 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील आ रहा है 1.09%। चेक फॉर डिफ्लेक्शन में पहले ही आपने निकाल दी परसेंटेज ऑफ स्टील, उसके बाद आप चेक फॉर डिफ्लेक्शन में निकालोगे सर्विस स्ट्रेस। मैंने आपको लेक्चर के इनिशियल में ही बोल दिया सर्विस स्ट्रेस क्या होता है, जिसपे आपकी बिल्डिंग आपको सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इसमें आप जब कोड बुक पे देखोगे पेज नंबर 38 फिगर 4 में, वहां आपको ये एफएस की एक इक्वेशन देके होगी, वहां आपको एफएस की एक इक्वेशन देके होगी, उसमें आप सारे वैल्यूज पुट कर लोगे, जैसे 0.58 एफ बाई एएसटी रिक्वायर्ड बाय एएसटी प्रोवाइडेड, सारे वैल्यूज आपके पास है, आप एफएस निकाल दोगे 160 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसके बाद हमें एक ग्राफ होता है जिसको हमें इंटरपोलेट करना होता है। ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें हमने एफएस निकाल दिया और हमने परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट निकाल दी। ये मेरे पास 1.09 था और ये मेरे पास 160 आ गया। इन्हीं दोनों को इंटरपोलेट करके मुझे मॉडिफिकेशन फैक्टर निकालना है। मॉडिफिकेशन फैक्टर इज द रिक्वायरमेंट इन द चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चेक फॉर डिफ्लेक्शन में मैं सारी जो ये हरकतें कर रही हूँ ये सिर्फ मॉडिफिकेशन फैक्टर के लिए है, तो इसमें हम इंटरपोलेट करते हैं। लेकिन एग्जाम में हमें इंटरपोलेशन का टाइम आता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल अप्रोक्सीमेट करते हैं। यू हैव टू लर्न हाउ टू अप्रोक्सीमेट दिस ग्राफ, ठीक है। तो इंटरपोलेशन पे मैं एक दूसरा लेक्चर बनाऊंगी जो बाद में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इलैबोरेट प्रोसीजर है। तो अप्रोक्सीमेट हम करेंगे एफएस 160 के लिए एंड पीटी 1.09 के लिए। आप देख लीजिए कि हमारा 160 का कोई एफएस की कोई ग्राफ लाइन नहीं है, ठीक है, बट वी नो दैट 160 विल लाई समवेयर बिटवीन 145 एंड 190। यहाँ से हमारा परसेंटेज ऑफ स्टील 1.09 आया, तो इट विल लाई समवेयर हेयर, इधर यहाँ पर हमारी ग्राफ लाइन होगी 160 की, तो ये लाई करेगा इधर, यहाँ पर ऐसे एंड ऐसे। तो ये 1.2 और 1.6 के दरमियान होगा, लेकिन ये ज्यादा इंक्लाइंड होगा टुवर्ड्स 1.2, तो मैंने अप्रोक्सीमेट करके ये वैल्यू 1.24 ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारी फिर आ जाती है डिफ्लेक्शन की इक्वेशन कि L by D इज इक्वल टू 20। हमने पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग में देख लिया था, पहले लेक्चर की स्टार्टिंग में, कि L by D जो है वो 20 है सिंपली सपोर्टेड के लिए। तो यहाँ पर ये D क्या है, यही डिफ्लेक्शन है। अगर मेरी बीम ऐसे है, इस पर बहुत सारा लोड आ रहा है, तो ये डिफ्लेक्ट होकर ऐसे हो जाएगी, तो यहाँ पर ये D जो है वो इसके बराबर है, ठीक। तो एल डी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है, हमारा गरज इस डी के साथ है, ठीक। तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब आएगी, दिस इज 20 टाइम्स के डी। मॉडिफिकेशन फैक्टर हमारा 1.24 निकला, इसको इसमें पुट करके 24.8 एल बाई डी मैक्सिमम आ गया हमारा। अब एल बाई डी प्रोवाइडेड किसके बराबर है, एल सीधे 4000, स्मॉल डी इज इफेक्टिव डेप्थ 462, वैल्यूज पुट करके प्रोवाइडेड हमें आ जाता है दैट इज 12.9। मतलब हमारी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा आई देन प्रोवाइडेड, विच शुड बी द केस, क्योंकि हम मैक्सिमम से ज्यादा कोई चीज नहीं आनी चाहिए। जिस तरह लिमिटिंग मोमेंट इज द मैक्सिमम मोमेंट, वो ज्यादा ही आनी चाहिए हमारी कैलकुलेटेड मोमेंट से, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ज्यादा आनी चाहिए प्रोवाइडेड डिफ्लेक्शन से। ये हमारा जो स्टेप है ये ठीक हो गया। इसके बाद हम शेयर देखेंगे। शेयर क्या मतलब होता है, एक तो हमारी बीम जो है, एक तो उस पे हमारा बेंडिंग लोड पड़ता है, फ्लेक्चरल लोड पड़ता है, और हमारी जो बीम है वो फ्लेक्चर में चली जाती है। दूसरा, हमारी जो बीम है इस पे शेयर फोर्सेस भी आते हैं, इस पे शेयर फोर्सेस भी आते हैं, ऐसे फोर्सेस भी आते हैं, जिसकी वजह से हमें इसको, एक तो हम ऐसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ऐसी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और हमें इसमें फिर ऐसी रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करनी पड़ती है जो कि ऐसे स्टाइरप्स के फॉर्म में होती है, ऐसे स्टाइरप्स के फॉर्म में, जो कि सारा शेयर रेनफोर्समेंट, शेयर स्ट्रेस ले लेती है। तो अब शेयर, डिजाइन फॉर शेयर के चेक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा, BU। शेयर फोर्स बिल्कुल जिस तरह हमने फैक्टर्ड मोमेंट निकाला WL²/8 से, इस सारा डिजाइन स्ट्रक्चरल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से। तो VU जो है दिस इज WL/2 निकाला है हमने UDL के लिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए, यही फॉर्मूला है शेयर फोर्स की। तो इसके सारे वैल्यूज आप डाल दीजिए। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर क्लियर स्पैन लिया है। पैनिक होने की बात है, आप बोलोगे हम कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पर क्लियर लें, वहां पर इफेक्टिव लें, आप क्या लें, आप एक काम कीजिए, अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आप थ्रू आउट क्लियर स्पैन ले सकते हैं या थ्रू आउट इफेक्टिव स्पैन ले सकते हैं। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पॉइंट्स की वजह से कोई फर्क नहीं आएगी, डिजाइन में तो वैल्यूज की फर्क आ जाती है, तो पॉइंट से कोई फर्क नहीं आएगा। तो सारे वैल्यूज डाल दीजिए, मैंने क्लियर स्पैन लिया हुआ है, यहाँ पर आप इफेक्टिव ले लीजिए। तो आंसर 78.5 किलो न्यूटन या दिस टाइम्स न्यूटन, इतना न्यूटन। इसके बाद हम नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालेंगे, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस टाउ बी। तो हमें पता है शेयर स्ट्रेस बराबर होता है शेयर फोर्स बाय एरिया या फोर्स बाय एरिया। तो शेयर फोर्स हमारा इतना है, निकाल के डिवाइड बाय एरिया इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बीम, दिस B क्रॉस D।
तो दैट इज 250 इंटू 462, ठीक है। यहाँ पर आप एक्टिव डेप्थ ले लीजिएगा, तो टाउ भी मेरा आ रहा है 0.68 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब हम निकालेंगे डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर परसेंटेज ऑफ स्टील 1.09, जो कि हमने पहले ही निकाल दी। और M25 कंक्रीट के लिए हमारा एक टेबल आता है, टेबल 19 पेज नंबर 73 पे ये हमारा टेबल है। ये टेबल हमें बहुत ज्यादा जरूरी लगेगा। 1.09 एंड M25, तो इट विल लाई समवेयर बिटवीन 0.57 एंड 0.64। इसमें भी हम इंटरपोलेशन कर सकते हैं, बट मैं अप्रोक्सीमेट करती हूँ, तो मैंने अप्रोक्सीमेट करके वैल्यू 0.65 ले लिया है। सो ये टाउ सी क्या है, दिस इज द डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इस टाउ सी और टाउ वी और टाउ वी के बीच में हमें रिलेशनशिप देखनी है। अगर हमारा टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी आता है, मींस वी हैव टू प्रोवाइड द शेयर रेनफोर्समेंट। आप स्लैब्स में देखोगे कि आपका जो टाउ वी है ये आपका लेस देन टाउ सी आएगा, तो वहां पर आपको शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करनी है। ओके, तो आपको इन दोनों के बीच में देखनी है रिलेशनशिप कि कौन बड़ा है। अगर टाउ वी बड़ा है, शेयर रेनफोर्समेंट दे दीजिए आप, ठीक। तो इसके बाद टाउसी मैंने निकाल लिया। यहीं पर नीचे एक टेबल है, वहां पर मैं टाउसी मैक्स देखूंगी। मैक्स देखने का रीजन हमारे पास सिर्फ ये होता है कि कहीं हम एक्सीड तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारा एक्सीड तो नहीं हो रहा है वैल्यू। तो यहाँ पर टाउसी मैक्स मेरा M25 कंक्रीट के लिए 3.1 है, जबकि मेरा टाउसी 0.65 है, मतलब मैं एक्सीड नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। अगर यहाँ पर आपका टाउसी ग्रेटर देन टाउसी मैक्स आता, मतलब आपका कहीं सॉलिड कहीं पर गड़बड़ चल रही है, आपको नए से प्रोसीजर करना है, तो ये ठीक है। टाउसी मैक्स इज ग्रेटर देन टाउसी, हेंस फाइन। ऑल्सो पहले मैंने आपको बोल दिया नॉमिनल रेनफोर्समेंट, नॉमिनल शियर स्ट्रेस आपका ज्यादा आ रहा है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से। इसका मतलब आपकी जो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो कम है, उस हिसाब से जो आपको ऊपर से शेयर स्ट्रेस पड़ रहा है, मतलब आपको शेयर स्ट्रेस ज्यादा पड़ रहा है, आपकी शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कम है, तो मतलब आपको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, आपको शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो आपका ये नॉमिनल शेयर ले लेगी अपने अंदर। तो अब हम शेयर रेनफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम इन स्टाइरप्स के बीच में स्पेसिंग देखनी है, ठीक है। हमें स्टाइरप्स के बीच में स्पेसिंग रखनी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी हम स्पेसिंग देखते हैं, हम 4 फॉर्मूलाज से स्पेसिंग देखते हैं, हम 4 स्पेसिंग्स देखेंगे, उन 4 में जो मिनिमम स्पेसिंग होगी वही आपको प्रोवाइड करनी है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम निकालेंगे शेयर टू बी कैरीड बाय रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये शेयर आ गया आपका, ये डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की हमने देख ली कितनी, कि आपका कंक्रीट कितना शेयर स्ट्रेंथ लेगा, 0.65, ठीक है। अब रेनफोर्समेंट कितना शेयर आपका लेगा, आपकी शेयर स्ट्रेंथ रेनफोर्समेंट की क्या है, वो VUS से हम डिनोट करते हैं, वो हमें कोड बुक ने फॉर्मूला दी है, यहीं पर इसी पेज पे कोड बुक ने फॉर्मूला दी है, VU माइनस टाउ CBD, ठीक है। तो VU का वैल्यू आपको पता है, पहले ही निकाल लिया है 7500, टाउ सी का वैल्यू 0.65, बी का वैल्यू 250, डी का वैल्यू 460, इवेल्युएट कर लीजिए 3425 न्यूटन आ जाएगा। तो हम स्टाइरप्स के लिए 8 mm की यूज करते हैं, 8 mm के डायाबार्स यूज करते हैं, 2 लेग स्टाइरप्स। तो स्टाइरप्स कैसे होते हैं, स्टाइरप्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं हमारे स्टाइरप्स, और ये होती हैं हमारी बार्स, ऐसे होते हैं हमारे बार्स, ऐसे होते हैं हमारे बार्स, ठीक है। दिखेगा कैसे अब ये, तो ये कुछ ऐसे होते हैं हमारे बार्स, ठीक है। इन्हीं बार्स को ऐसे बांधा होता है स्टाइरप्स ने, ऊपर ऊपर ऐसे बांधा होता है स्टाइरप्स ने, ठीक है। तो ये स्टाइरप्स जो होते हैं ना, तो ये दे आर दे एंकर दीज स्टील रॉड्स, ठीक है। तो हम इन स्टाइरप्स के लिए यूज क्या करते हैं, 8 mm की डाया स्टाइरप्स की। और अगर हमारे पास ऐसा स्टाइरप है, मींस 2 लेग स्टाइरप हो गया, दिस इज 2 लेग स्टाइरप, दिस इज 4 लेग, दिस इज 3 लेग स्टाइरप, ऐसे 8 लेग स्टाइरप्स होते हैं, ठीक है। तो हम 2 लेग स्टाइरप्स यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ स्टील इन शेयर रेनफोर्समेंट, इसी तरह AST मींस एरिया ऑफ स्टील इन टेंशनल रेनफोर्समेंट, ASC एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशनल रेनफोर्समेंट, ठीक है। इनकी अपनी अपनी टर्मिनोलॉजीज है। ASV मींस एरिया ऑफ स्टील इन शेयर रेनफोर्समेंट। तो 2 टाइम्स 2 क्यों मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 2 लेग स्टाइरप्स हैं, 2 टाइम्स पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये भी सर्कुलर है, दैट इज इतना आ जाता है हमारा। अब हम स्पेसिंग निकालते हैं। ये फॉर्मूलाज जो है, ये फॉर्मूलाज हमें कोड बुक में दी है, ये देख लीजिए, ये फॉर्मूला है, VUS is equal to 0.87 F by ASV divided by SV। इसमें हमें SV निकालना है, VUS का वैल्यू हमने निकाल दिया, तो SV निकलेगा। ये देख लीजिए आप, VUS का वैल्यू हमने 3425 निकाला था, ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट हम करेंगे, SV का वैल्यू 4896 आएगा। ये हमारा कभी मिनिमम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप देखोगे बहुत कम हंड्रेड्स में हमारे वैल्यूज आएंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, मैक्सिमम स्पेसिंग एज पर मिनिमम रेनफोर्समेंट, ये वाली फॉर्मूला भी हमारी ये वाली फॉर्मूला हमारी कोड बुक पे आप यहाँ पर नहीं देखोगे, ठीक है। ये वाली फॉर्मूला कोड बुक पे नहीं है, तो ये वाली फॉर्मूला हमारी जो हमारी प्रॉब्लम बुक्स होती है वहां पर हमने देखी हुई है। तो दिस इज द फॉर्मूला 0.87 ASV FI by 0.4 B, ठीक। तो ये वाली फॉर्मूला है। तो इसमें जब हम सारे वैल्यूज डालेंगे, हमारी जो SV है वो 362 mm आ रही है। अब आप डिफरेंस देखिए 4896 और 362 में, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। नाउ स्पेसिंग जो है वो इन 4 में सबसे कम होना चाहिए, 0.5 D दैट इज 346 mm, उसके बाद 300 mm बाय डिफॉल्ट आपको देखना है, 362 mm और 4896, इन चारों में जो मिनिमम स्पेसिंग है वही आपकी शेयर रेनफोर्समेंट की स्पेसिंग है। तो हम यहाँ पर लेंगे क्या, हमें दिख रहा है आंखों से 300 mm सबसे कम है, तो यही हम स्पेसिंग लेंगे। तो स्पेसिफिकेशंस लिख लेते हैं हम शेयर रेनफोर्समेंट की, प्रोवाइड 8 mm डाया, 2 लेग स्टाइरप्स एट 300 mm सेंटर टू सेंटर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम। तो मतलब क्या है, आपकी अगर ऐसे बीम्स जा रही है, ये आपकी ऐसे बीम्स जा रही है, ठीक है। तो ये आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप थोड़ा विजुअलाइज कर लीजिए, तो स्टाइरप्स कुछ ऐसे पड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टाइरप्स ऊपर से खा लिया, ऊपर से भी तो कोई बार होनी चाहिए जो इनको एंकर कर सकें, तो ऊपर हम एंकर बार्स दे देते हैं, जो एंकर बार्स इन स्टाइरप्स को आप एंकर करके रखते हैं। एंकर मींस टू होल्ड, तो ये एंकर बार्स क्या करते हैं, इन स्टाइरप्स को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम डेवलपमेंट लेंथ चेक करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है।
आपकी बार कितनी प्रोजेक्टिंग है, आपकी बार कितनी प्रोजेक्टिंग है, मतलब ये आपका मान लीजिए सीमेंट कंक्रीट है, इस सीमेंट कंक्रीट में आपकी ये बार है, तो ये बार थोड़ी प्रोजेक्ट हो रही है आउटसाइड द स्ट्रक्चर, तो ये जो ये प्रोजेक्टिंग पोर्शन है हमारी बार का, इसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। हम इसी डेवलपमेंट लेंथ में हुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, बेंड्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि हम अभी देखेंगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें आपको एक प्रोसीजर देख लेना है डेवलपमेंट लेंथ में कि आपको प्रोसीजर देख लेना है डेवलपमेंट लेंथ में कि आपको m/v का रेशियो देखना है प्लस L नॉट। व्हाट इज L नॉट? दिस इज हुक लेंथ। देख लीजिए, अगर ये आपकी सीमेंट कंक्रीट है और ये आपका बार है, अगर आप इसको 90 डिग्री बेंड कर रहे हो, बार को मींस ऐसा बेंड दे रहे हो, हुक दे रहे हो ऐसा 90 डिग्री हुक, ठीक है, तो आपका जो ये L नॉट है हुक लेंथ, ये बराबर होगी 8 टाइम्स डायमीटर ऑफ द बार। ठीक, अगर आप 45 डिग्री का बेंड दे रहे हो, अगर आप 45 डिग्री का बेंड दे रहे हो 45 डिग्री, तो आपकी जो ये L नॉट है ये 4 टाइम्स डायमीटर होगी। ठीक, अगर आप यू बेंड दे रहे हो, सेमी सर्कुलर यू बेंड दे रहे हो बार को, ठीक है, तो आपका जो उस टाइम L नॉट है ये 16 टाइम्स डायमीटर आएगा। ठीक है, तो आप ये देखोगे, पहले ये चीज आप इवेल्युएट करोगे। ठीक, m क्या है, m हमने निकाला हुआ है, ये देख लेंगे हम 0.87 f by AST। AST कौन सा, इसमें हम यूज करेंगे प्रोवाइडेड AST। ठीक है, AST प्रोवाइडेड जो हमने रखा था, तो AST प्रोवाइडेड डाल दीजिए, बाकी सारे वैल्यूज हमें पता है, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बोली थी याद रखने के लिए, तो ये सारे वैल्यूज डाल के ये बड़ा सा एक मुझे फिगर मिल रहा है न्यूटन में। अगर आप डर रहे हो फिगर देख के, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो वो किलो न्यूटन में आ जाएगा। ठीक है, तो वी यू कहां से, ये वी, ये वाला वी, ये शेयर फोर्स है। ठीक है, शेयर फोर्स हमने निकाल दिया था इससे पहले शेयर एनफोर्समेंट में, वो 78500 न्यूटन है। तो इन दोनों का रेशियो आप चेक कर लीजिए। ये जो हुक लेंथ है ये आप 0 भी रख सकते हो, इसमें आप 90 डिग्री का हुक भी दे सकते हो, 45 डिग्री का हुक भी दे सकते हो, यू बेंड भी दे सकते हो, वो आप आगे जाके देखेंगे। फिलहाल आप हुक लेंथ कुछ मत प्रोवाइड कीजिए, आप m/v का रेशियो देखिए कितना आ रहा है। ये ऑब्वियसली आएगा, ऊपर वाली एंटिटी हमें किलो न्यूटन मीटर में, नीचे वाली एंटिटी हमारी किलो न्यूटन में, मतलब ये मीटर में आएगी, ये भी लेंथ ही है, तो हम ये लेंथ चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब मैंने रेशियो चेक कर लिया, मुझे 2187.1 mm आ रहा है। ठीक, इसके बाद मेरा क्लॉज 26.2.1 है, मेरी कोड बुक का क्लॉज है। इसमें मेरी डेवलपमेंट लेंथ के लिए एक फॉर्मूला है 26.2.1, हाँ 26.2.1, ठीक है, ये मेरी डेवलपमेंट लेंथ की फॉर्मूला है। 5 टाइम्स सिग्मा डिवाइडेड बाय 4 टाउ BD, ये डेवलपमेंट लेंथ की फॉर्मूला है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जब लिखते हैं वो ऐसी कुछ दिखती है, LD इज द डेवलपमेंट लेंथ इक्वल 0.87 f by pi डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स टाउ BD। ये टाउ BD क्या है? दिस इज द बॉन्ड स्ट्रेस बिटवीन द कंक्रीट एंड द स्टील बार। इस स्टील बार और इसके दरमियान कितना बॉन्ड स्ट्रेस है वो हम टाउ BD से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए भी आपको कोड बुक में टेबल दिया गया है, टाउ BD का टेबल है, बट वी डू नॉट यूज दीज वैल्यूज। क्यों? क्योंकि ये प्लेन बार्स के लिए, और प्लेन बार्स हम यूज नहीं करते हैं मोस्टली अपने डिजाइन में, हम डिफॉर्म्ड बार्स यूज करते हैं, जिसके लिए यहाँ पर एक मेंशन की गई है लाइन के डिफॉर्म्ड बार्स के लिए आप इन वैल्यूज को 60% से इंक्रीज कीजिए। वही मैंने इधर पे किया हुआ है। तो मेरा वैल्यू आ रहा है 415 स्टील 25 कॉन्क्रीट के लिए 1.4। इस 1.4 को मैं इंक्रीज कर रही हूँ बाई 60%। 60% 1.4 को मैं इंक्रीज कर रही हूँ, तो मेरा ये सारा जब मैं वैल्यूज डालती हूँ तो मेरा आंसर, यहाँ पर डायमीटर आपको 20 डालना है, क्योंकि आप डायमीटर ऑफ बार्स 20 डाल रहे हो। इसको कंफ्यूज नहीं आप करना शेयर एनफोर्समेंट से कि यहाँ 8 mm बार्स तो नहीं यूज होंगी, नहीं, 8 mm बार्स हम सिर्फ स्टाइरप्स के लिए यूज करते हैं, शेयर एनफोर्समेंट में ये अलग है, ये डेवलपमेंट लेंथ है, और डेवलपमेंट लेंथ हमेशा हमारी फ्लेक्चरल रेनफोर्समेंट की होगी, तो स्टाइरप्स की आपकी डेवलपमेंट लेंथ नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर आपका डाया बार 20 है, तो ये डेवलपमेंट लेंथ 806 mm आ गई। तो अब आपने क्या देखना है? अब आपने ये देखना है कि m/v का रेशियो, अगर आपका m/v प्लस L नॉट, क्योंकि मैंने यहाँ हुक लेंथ कुछ प्रोवाइड नहीं की, अगर मेरा ये रेशियो ग्रेटर देन LD है तो मेरा ये चेक जो है ये ठीक आ रहा है। ठीक, लेकिन अगर ये मान लीजिए m/v प्लस L नॉट का वैल्यू मेरा लेस देन LD आ गया, तो मेरा ये चेक सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, कहीं पर गड़बड़ हुई है, सारा प्रोसीजर रिपीट करना है। लेकिन हम फिर क्या करते हैं, ये जो L नॉट है ये हमारे लिए एक रेस्क्यू है, क्योंकि हमारे पास एक्सटेंशंस है। हम इसमें 90 डिग्री बेंड भी यूज कर सकते हैं, हम इसमें 45 डिग्री बेंड भी यूज कर सकते हैं, यू बेंड भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा m/v का रेशियो कम आ गया LD से, तो मैं इसमें हुक लेंथ प्रोवाइड करूंगी 4 टाइम्स 20 45 डिग्री बेंड के लिए, 8 टाइम्स 20 5 मींस डायमीटर ऑफ द बार, 90 डिग्री बेंड के लिए 16 टाइम्स 20 यू बेंड के लिए। तो मेरा उससे क्या हो जाएगा, ये फिर से मेरा ये वाला पोर्शन जो है LHS ये ग्रेटर देन आ जाएगा RHS, और मेरा जो ये चेक है ये फुलफिल हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू डिजाइन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। इंशाल्लाह ताला आगे जाके हम देखेंगे हाउ टू डिजाइन अ डबली रेनफोर्स्ड बीम, एंड फर्दर मोर लेक्चर्स आर कमिंग अप। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।